हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल अहरवार है। हम अभी एक सीरीज जो स्टार्ट करी थी लास्ट 2 वीडियो पहले से, वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। हमने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट और रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जैसा कि हमने देखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी में पोजेशन से संबंधित, वैसे ही इधर पे भी सेम इट इज है। इसमें भी रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की भी सेम इमूवेबल जैसा मिलेगा। अब जैसे इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। पहले जब हम बात करते हैं सेक्शन 7 की, तो ये बात करता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का पुनर्मुद्रण। तो ये कैसे रिकवर होगी, इसका भी मैंने जो बताया गया है कैसे, सीपीसी के अकॉर्डिंग। मतलब कि आपको सूट फाइल करना पड़ेगा सीपीसी के अकॉर्डिंग। उसमें जो मैनर बताया गया है उसके थ्रू आप क्या करेंगे, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी लेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसमें पहले नंबर क्या है कि उस व्यक्ति का इंटाइटलमेंट होना चाहिए। अगर आप किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का रिकवरी चाहते हैं तो आपका क्या इंटाइटलमेंट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को लेने के, तभी तो आप सूट फाइल करेंगे। ठीक है। तो जो मैनर है वो सीपीसी में। अगर हम बात करें कि इसकी जो डिग्री है वो उसके लिए सूट फाइल कौन सा, अभी हम आगे बात करते हैं। अच्छा, इसके अभी हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन बात करता है ट्रस्ट के बारे में। तो जो ट्रस्ट है, तो जो ट्रस्ट में एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट ट्रस्टी होता है जो उसकी देखरेख करता है ट्रस्ट की, और एक बेनिफिशियल जिसके लिए वो ट्रस्ट बनाया गया है। तो ट्रस्टी क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है उस रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए फॉर द बेनिफिट, जो उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए है। ठीक है। तो एक टाइप से ये बोल दिया जाए, मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो ये किसके बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए थी, बी के लिए। इसका ट्रस्टी कौन है, ए। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है किसी अन्य व्यक्ति के पास थी, लेकिन ये प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो जुड़ा हुआ है बेनिफिशियल इंटरेस्ट के, बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाले व्यक्ति के साथ। तो ए के पास जो ट्रस्टी है वो राइट है कि वो क्या कर सकता है, सूट फाइल करके इस प्रॉपर्टी का पोजीशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है। ये बात करता है एक्सप्लेनेशन 1। अब देखिए, अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन 2। तो एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई स्पेशल या टेम्परेरी राइट भी है, ठीक है, मतलब स्पेशल और टेम्परेरी राइट है, अगर वो स्थायी नहीं है, अस्थायी भी है, तो भी वो इमीडिएट पोजीशन के लिए सूट फाइल कर सकता है। ठीक है। तो आपको क्या है ना, सपोर्ट में पहले नंबर बताना पड़ेगा कि स्पेशल। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए आपने कोई कार थी, वो किराए से ली। ठीक है। मान लीजिए आपको यहां से भोपाल जाना है, आपने एक दिन के लिए कार किराए से ली। तो ये आपका क्या था, टेम्परेरी राइट। आप उसके ओनर तो नहीं बन गए, लेकिन आपके उस व्यक्ति के बीच में, ये आप हैं और जिसकी ये गाड़ी थी, उसके बीच में आपका एक एग्रीमेंट हुआ कि हमें इस डेट को ये गाड़ी चाहिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति मना करता है तो आप क्या कर सकते हैं, उससे उसकी रिकवरी के लिए क्या कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका स्पेशल और टेम्परेरी राइट भी है, भले ही आप उसके ओनर नहीं हो जाते पूरी तरह से, लेकिन अगर आपका स्पेशल और टेम्परेरी राइट भी है तो भी आप क्या कर सकते हैं, उससे प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब अपन को क्या करना है, ये जो जैसे अब इसका अपन एसेंशियल देखते हैं, इनको बांटते हैं। जो स्पेशल मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो आइडेंटिफाइड हो और असर्टेन हो। ठीक है। और ये बात करता है उस व्यक्ति का जिसको ये प्रॉपर्टी लेना, उसका इमीडिएट पोजीशन होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि उस समय उसका पोजीशन पहले रहा हो या नहीं, लेकिन उस समय उसका इमीडिएट पोजीशन बन रहा है तो वो सूट फाइल कर सकता है। ठीक है। और ये टाइप का, इसमें क्या है, टेम्परेरी और स्पेशल राइट जो है वो भी इंक्लूड है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इसके लिए
डिक्री कहाँ होती है, तो ऑर्डर 20 रूल 10 में क्या डिक्री पास होती है। अब ये डिक्री क्या बात करती है, मान लीजिए आपने सूट फाइल किया, ठीक है, रिकवरी के लिए, लेकिन वो प्रॉपर्टी अब आपको नहीं मिल पा रही, वो मूवेबल जो चीज है वो आपको मिल नहीं पा रही, तो क्या करते हैं उसके अल्टरनेटिव में आपको एक मनी प्रोवाइड की जाएगी, कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उससे संबंधित जो उसकी वैल्यूएशन होगी वो ऑर्डर 20 रूल 10 बात करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी अगर एग्जीक्यूशन करवाना है, तो एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर 21 रूल 31 में ये प्रोविजन दिया गया है। तो अब देखिए, अब इसमें एग्जीक्यूशन कैसे कराते हैं, इसके तीन चीजें हैं, या तो आप सीजर करवा सकते हैं उस प्रॉपर्टी का, शेयर करवा सकते हैं, मतलब उसका पार्टीशन अगर ऐसी कोई चीज है जिसका पार्टीशन जरूरी है, या डिलीवरी से। ठीक है, अब मान लीजिए वो नहीं देता है, तो फिर और क्या है, तो आप उस जजमेंट डेटा जिसके अगेंस्ट में वो डिक्री पास हुई उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, आप उसको इम्प्रिजनमेंट करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करा सकते हैं, या दोनों करा सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना सेक्शन 7। अब देखिए सेक्शन 8 की जो बात करते हैं, ये बोलता है liability of a person in a possession not as a owner to deliver to the person entitled to the immediate possession। मतलब कोई व्यक्ति जिसका उस प्रॉपर्टी पे क्या है, पोजीशन है, लेकिन वो उसका ओनर नहीं है, तो उसको हम बात करते हैं, उसकी ड्यूटी है कि जो उसका ओनर है उसको वो वापस की जाए। ठीक है, तो ये बात क्या करता है कि अगर एनी पर्सन हैविंग द पोजीशन एंड कंट्रोल ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब किसी व्यक्ति के पास क्या है, पोजीशन और कंट्रोल है पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का, लेकिन वो उसका ओनर नहीं है, तो उसको कंपेयर किया जा सकता है, कंप्लेंट किया जा सकता है, मतलब उसको बात किया जा सकता है कि उस प्रॉपर्टी का क्या किया जाए, इमीडिएट पोजीशन उसके जो ओनर है उसको दिलाया जाए। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी कंडीशन है, इसमें जो ए कंडीशन है वो बात करता है कि व्हेन अ थिंग इज क्लेम टू हैव योर डिफेंडेंट एज अ एजेंट एंड ट्रस्टी। मान लीजिए डिफेंडेंट क्या है, एजेंट और ट्रस्टी है। ठीक है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो प्लेंटिफ है जो उसका इमीडिएट पोजीशन चाह रहा है, वो जो लायबल, तो वो उससे सूट फाइल करके प्रॉपर्टी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, फिर बी द कंपनसेशन इज मनी नॉट वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ थिंग क्लेम। ठीक है, अब मान लीजिए जो उसकी चीज है वो ऐसी वैल्यू है जिससे उसके क्या भाव या कुछ ऐसा प्रेम जुड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई एंटीक मूर्ति है या कुछ है जिसमें उसको अगर कंपनसेशन मनी भी दी जाए तो उसको उससे सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी नजरों में उस प्रॉपर्टी, उस मूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू ना कि पैसों की है। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो भी इसमें सूट फाइल कर सकता है रिकवरी के लिए। सी बोलता है when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss, मतलब वो जो लॉस हुआ है उसका जो डैमेज है उसको असरटेन नहीं किया जा सकता, उसकी गणना नहीं की जा सकती। उस जैसे मान लीजिए कोई उससे मूवेबल प्रॉपर्टी जो उससे दूर चली गई, उसका कोई ऐसा डैमेज हो, मतलब उसकी कोई गणना नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें भी सूट फाइल किया जा सकता है। डी बोलता है when the possession of the thing claimed has been wrongly transferred from the plaintiff, मतलब प्लेंटिफ से जो क्या किया गया है, दोषपूर्वक उससे ट्रांसफर कर ली गई है, तो भी वो सूट फाइल कर सकता है। अब देखिए इसमें एक एक्सप्लेनेशन है जो बात करता है प्रिजम्पशन के बारे में कि unless and until the contrary is proved, the court shall in the respect of the article of the movable property claimed under clause B or clause C of the this section। तो इसमें जो B और C पढ़ा था, जो एक कंपनसेशन की बात करता है, जो ऐसा डैमेज जो असेट जिसका मतलब गणना नहीं की जा सकती, उसमें क्या प्रिजम्पशन की जाएगी कि कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेटली, मतलब उसके फेवर में बोल रहा है कि वो जो कंपनसेशन इन मनी है वो उसके लिए अफोर्डेबल क्या नहीं होगी, रिलीफ नहीं होगी, उसके लिए वो चीज ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे ही बी बोलता है कि दैट वुड बी द एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स लॉस, मतलब जो उसको जो डैमेज हुआ है उसकी गणना नहीं की जा सकती, मतलब उसके फेवर में। ठीक है, ये दो बात हो गई, तो ये सेक्शन 8 था। अब देखते हैं इसके एसेंशियल क्या है, एसेंशियल हम बांटते हैं। तो डिपेंडेंट शुड हैव बीन इन अ पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी।
ठीक है। तो जो डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट में हम सूट फाइल कर रहे हैं वो उसके उस समय पोजीशन में होना चाहिए या कंट्रोल में होना चाहिए वो प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो डिफेंडेंट है वो ओनर नहीं होना चाहिए, सेकंड है, ठीक है। और प्लेंटिफ के पास क्या होना चाहिए, वो एंटाइटलमेंट होना चाहिए कि वो इमीडिएट पोजीशन प्राप्त कर सके। अब देखिए सेक्शन 7 और 8 में अगर डिफरेंस देखें हम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा जा सकता है, तो इसमें क्या है, सूट अगेंस्ट जो होता है वो ऑनर होता है सेक्शन 7 में, और इसमें नहीं होता है क्योंकि वो ऑनर जो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में हम सूट फाइल कर रहे हैं वो ऑनर नहीं होगा, ठीक है। और देखो, और जैसे बात करें जो रिलीफ होगी जो सेक्शन 7 वो जनरल और इंडिपेंडेंट होगी, और जो ये है जो एक टाइप की स्पेशल रिलीफ है, ठीक है। और इसमें जो है सेक्शन 7 में जो उससे प्रॉपर्टी प्राप्त की गई है, मान लीजिए रॉन्गफुली ले गई है, ठीक है, और इसमें क्या है कि उस व्यक्ति से वो उसका ऑनर नहीं है डिपेंडेंट, और उसने क्या है उसी प्रॉपर्टी का पोजीशन लेके रखे हैं, ठीक है। तो ये जो थे सेक्शन 7 और 8, आई होप आपको समझ में आया होगा ये दोनों सेक्शन। थैंक यू।